पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का 2 दिवसीय चुनावी दौरा मैनपुरी में। बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। धर्मेंद्र यादव मैनपुरी की प्रत्याशी डिंपल यादव पिछली बार 2,88,000 वोटों से जीती थी। इस बार मैनपुरी में भी उससे बड़ी जीत होगी डिंपल यादव की। धर्मेंद्र यादव यूपी में मोदी आए थे और यूपी से ही मोदी जाएंगे। धर्मेंद्र यादव कंगना रनौत के अश्लील फोटो वायरल पर बोले, समाजवादी पार्टी ने महिलाओं की हमेशा सम्मान किया है। रामगोपाल यादव पूरे प्रदेश की राजनीति पर नजर रखते हैं, इसलिए अगर वो बोल रहे हैं तो ठीक है कि 40 सीट जीत रही है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लड़ने को लेकर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, अगर मोदी जी के रथ को कोई रोक सकता है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। मैनपुरी में बीजेपी ने अपने सभी फार्मूला इस्तेमाल कर लिए, अब कोई फार्मूला बचा नहीं। मैनपुरी के लोगों को बीजेपी आज तक प्रभावित नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर पाएंगे। डिंपल यादव मैनपुरी से 3 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगी 2024 का चुनाव। बीजेपी ईडी, सीबीआई व अन्य एजेंसियों को टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मैनपुरी से ब्यूरो रिपोर्ट। घेरा जा सके नहीं, वो देखिए, जितने भी मैंने कहा फार्मूले हो सकते थे सब फार्मूले मैनपुरी के लोगों ने देख लिए, सब इस्तेमाल हो चुके हैं। 3 दल भी एक साथ लड़ चुके हैं। मेरे जब मैं चुनाव लड़ रहा था सारे फार्मूले मैनपुरी में अपनाए जा चुके हैं। लेकिन मैनपुरी की जनता के आशीर्वाद से, मैनपुरी के लोगों के दिलों में सदैव नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए जो सम्मान है, जो स्थान है, उसकी दम पर मैनपुरी के लोगों को आज तक बीजेपी के लोग प्रभावित नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे। क्यों टिकट है, नहीं है, क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इसका जवाब बीजेपी के लोग देंगे। लेकिन हमें यकीन है आदरणीय डिंपल यादव जी जो पिछला चुनाव 288 से जीती थी, उससे भी बड़ी और ऐतिहासिक लीड के साथ यहाँ से एमपी बनेगी। लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत समझदार, बहुत जिम्मेदार और देश के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ हर वर्ग के लोग समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। और जो राजनीतिक 3 तिकड़म जो होती है, अब ये बातें पुरानी हो गई हैं, अब ये फार्मूले भी पुराने हो गए हैं। अब कोई नए फार्मूले ढूंढने पड़ेंगे बीजेपी के लोगों को। कंगना रनौत को मंडी से लोकसभा प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है। उनकी असली तस्वीरें करके उनके एक्टिंग के दौरान की तस्वीरें वायरल की जा रही है और टिप्पणी की जा रही है। कैसे लेते हैं आप एक महिला? देखिए मैं इस बात में मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, हम समाजवादी लोगों ने महिलाओं की गरिमा के लिए हमेशा उनका न केवल गरिमा बढ़ाई है बल्कि उनकी गरिमा के लिए, सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष किया है। और हमें फ़ख्र है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने नर नारी की समानता की बात करी। सदैव नेताजी ने लोहिया जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है पंचायत में, वो सदैव नेताजी की देन है। और हम लोगों ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, आगे भी करेंगे। समाजवादी लोग कम से कम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। सांसद जी, अंतिम सवाल, तेज प्रताप जी को चुनाव क्यों नहीं लड़ा रहे हैं? पिछली बार भी तेज प्रताप समर्थक नाराज थे नेताजी के निधन के बाद। में चर्चा चल रही थी। देखिए तेज प्रताप जी पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं समझता हूँ आपसे हमसे भी ज़्यादा इस बात की चिंता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि तेज प्रताप जी का इस्तेमाल कहाँ और किस क्षेत्र में और कैसे करना है, और जो भी करेंगे वो तेज प्रताप जी के मान सम्मान के साथ साथ और क्षेत्र की भावनाओं के अनुरूप वो करेंगे। समाजवादी पार्टी बची हुई सीटें कब तक घोषित करती है? अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। ये नहीं पूछ रहे हो कि बीजेपी के लोग आज तक नहीं कर पाए मैनपुरी की और घोंटने का पूरा बीजेपी के लोगों का षड्यंत्र है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौक़ों पे कहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, इन एजेंसीज़ को टूल के तौर पे इस्तेमाल करके बीजेपी के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता हर चीज़ को देख रही है और हर चीज़ का जवाब अपने अपने क्षेत्रों में वोट के माध्यम से जनता देगी। पीडीए आपके साथ है स्वाभाविक तौर पे। आपकी जो डेफिनेशन जो है, जो पढ़े लिखे जो आपके मतदाता हैं नहीं, ना केवल पढ़े लिखे मतदाता तो पहले दिन से ही समझ रहे हैं और हमारे वो गांव में बैठे लोग और ज़्यादा बेहतर से समझ रहे हैं। उनको पता है कि किस तरह से उनके आरक्षण को छीना जा रहा है, उनको पता है कि उनके बच्चों की नौकरी को कैसे छीना जा रहा है। जिन परीक्षाओं में 50-50 लाख नौजवान उत्तर प्रदेश में बैठे हों, उन नौजवानों की परीक्षा के पर्चे लीक हो रहे हैं और लीक
सुनियोजित तरीके से सरकार की देखरेख में हो रहे हैं, और इसलिए हो रहे हैं कि नौजवानों के रोज़गार का या परीक्षा का अंतिम परिणाम ना आ पाए। लोग नौजवानों को रोज़गार नहीं देना चाहते हैं, लोग नौजवानों को आरक्षण का जो भागीदारी मिलनी चाहिए, जो संवैधानिक हक है, वो नहीं देना चाह रहे हैं। बीजेपी के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं, और ये बात केवल हम समाजवादी लोग नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। आज ही मैं बयान देख रहा था कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जी का, मलिक साहब का। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव, इसको सब मिलकर जीत लो, और नहीं जीतोगे तो देश में आगे हो सकता है ऐसी परिस्थिति भी आए कि लोगों को वोट डालने का भी हक न बचे, देश में हो सकता है लोकतंत्र भी न बचे। ये खतरा केवल हम लोग नहीं कह सकते, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, या केवल हमारे समाजवादी लोग ही नहीं कह रहे, बल्कि देश के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अनुभवी लोग इस बात की शंका व्यक्त कर रहे हैं। और ये शंका लोगों की यूँ ही नहीं है, लोगों को डर है इस बात का, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। संविधान बचाने के लिए क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैदान में उतरेंगे लोकसभा के चुनाव में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही संविधान बचेगा, और उसको मैं और आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। दिल्ली में बिना उत्तर प्रदेश के सरकार किसी की नहीं बन सकती। अभी मोदी जी की भी सरकार है या इससे पहले भी सरकार थी, दोनों चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको एक बड़ा समर्थन दिया, जिसकी वजह से दिल्ली में सरकार बनी है, और उत्तर प्रदेश के लोग ही रोकेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति, कोई चेहरा, कोई लीडर है जो मोदी जी के रथ को रोकेगा, तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय अखिलेश यादव जी। उसके लिए उनको लोकसभा जाना होगा। लोकसभा में स्वाभाविक है, लोकसभा तो उनके लिए बहुत छोटी बात है। मैंने इससे पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जिस किसी लोकसभा से उनकी इच्छा होगी, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ना चाहेंगे, मुझे एक मिनट नहीं लगेगा, मैं आजमगढ़ भी हटने को तैयार हूँ अगर वो आएंगे। कौन ऐसा यूपी में समाजवादी पार्टी का लीडर जो आदरणीय अखिलेश यादव जी को लड़ाने में अपना गौरव महसूस न करे? कौन सा ऐसा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का जिस क्षेत्र के लोग ये ना चाहते हों कि आदरणीय अखिलेश यादव जी उनके क्षेत्र से आगे चुनाव लड़ें? प्रदेश की जनता जानना भी चाहती है क्या अखिलेश यादव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव ये इसका फैसला मैंने आपको जवाब दिया, आपने सुना नहीं। आरडी अखिलेश यादव जी और पार्टी की सीनियर लीडरशिप तय करेगी वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे, इसका फैसला शुद्ध रूप से उनको लेना है। और वो जो भी फैसला लेंगे वो प्रदेश और देश के हित में बेहतर फैसला लेंगे। और मैं समझता हूँ जिस भी क्षेत्र से लड़ेंगे उस क्षेत्र के लोगों का गौरव होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी उनके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मना कर दिया, बोला मेरे पास जी मैं सुन नहीं पाया आपको। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, बोला मेरे पास पैसे नहीं है। जबकि दूसरी तरफ उनके पति प्रभाकर सीतारमन बोलते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। इस पे आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं आदरणीय प्रभाकर जी तो अपने परिवार में पहले समझाएं, और अगर वित्त मंत्री जी पे पैसा नहीं है तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का 90% के आसपास लेने के बाद भी अगर उनके उम्मीदवार पे पैसा नहीं है तो इसके मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर सकते हो या विपक्षी लोग क्या कर सकते हैं? ये उनकी पार्टी की आंतरिक समस्या हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों में मुझे नहीं जाना है। मुझे ये जाना है कि इन्हीं वित्त मंत्री जी की देखरेख में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खोखली हो चुकी है। जो लोग 2014 में भाषण देते थे कि देश की महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई कहाँ पर पहुँचाई है? सवाल वित्त मंत्री जी से ये है। सवाल ये नहीं कि वो चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, वो लड़ेंगी तो कहाँ से पैसा आएगा। हमारे सवाल ये है कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है, देश की बेरोजगारी की दर आज कहाँ है। हमारे लिए सवाल ये है कि जो लोग कहते थे कि डॉलर की कीमत में अगर डॉलर के मुकाबले अगर रुपए की कीमत गिरती है तो न केवल रुपया गिरता है बल्कि देश की साख गिरती है। आज मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ, स्पेशली वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, उनकी सरकार में बैठे अन्य लोगों से, कि आखिर उन्होंने न केवल डॉलर की कीमत में के मुकाबले रुपए की कीमत गिराई बल्कि उस कीमत के साथ साथ देश की साख कितनी गिराई है, ये आज इसका जवाब दें। और अगर देश की साख गिराई है तो मैं सोचता हूँ बीजेपी के लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो जनता के बीच वोट मांगें, और जनता को चाहिए कि बीजेपी के लोगों की अब कोई भी नई वादे, नए भाषण, नए तरीक़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल समीक्षा इस बात की करने की ज़रूरत है कि 10 साल पहले से वो जो लगातार वादे करते चले आ रहे हैं, आज 10 साल के उनके कार्यकाल के बावजूद कितने वादे पूरे हुए? क्या हर साल 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ नौजवान रोज़गार पाए? अगर रोज़गार पाए तो बेरोज़गारी की दर में स्वतंत्र भारत में आज़ादी के बाद से लेके आज़ादी के अमृतकाल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की दर आज क्यों बढ़ी हुई है? रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले आज सबसे ज़्यादा क्यों गिरी हुई है?
महंगाई अब तक की सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ी हुई है, सवाल ये है देश की जनता के सामने। क्या पत्रकार मित्रों आप भी बीजेपी की गुगली में ही फंस के दूसरे सवालों में फंस रहे हो?